नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में हम लोग प्रश्न सॉल्व कर रहे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसकी परीक्षा 2016 में हुई थी। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था 1 नंबर प्रश्न से लेकर 20 नंबर प्रश्न तक, और इस वीडियो में हम लोग आगे के 25 प्रश्न अर्थात 21 नंबर प्रश्न से लेकर 45 नंबर प्रश्नों तक सॉल्व करेंगे। प्रश्न वीडियो बड़ा ना होने पाए, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस को अपलोड करेंगे, ठीक है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं कि और जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनको अपलोड करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए भी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके और पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है या 21 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक युग से पूर्व किस विद्वान ने प्रादेशिक भूगोल तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टतया स्थापित किया? Which one of the scholars of pre-modern period clearly established the relationship between the regional geography and systematic geography? ऑप्शन दिए हैं क्लूवेरियस, बुशिंग, बुआचे और वारेनियस। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका कौन सा उत्तर सही है? वो है आपका वारेनियस। आपका ये उत्तर सही हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि वारेनियस ने कौन सी किताब लिखी थी। अब आपको बता दें कि 1650 में इनकी किताब पब्लिश हुई थी। उसमें ही इन्होंने प्रादेशिक भूगोल और क्रमबद्ध भूगोल की द्वैतता स्थापित की थी। दूसरा आप बताइएगा कि जो चारों विकल्प दिए हुए हैं इनमें से कौन शुद्ध भूगोल से संबंधित था। आपको ये दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करने हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना विडाल डी लाप्लास से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद विडाल डी लाप्लास? ऑप्शन दिए हुए हैं दृश्यभूमि जीव विस्तार, लैंडस्केप क्रोनोलॉजी, गणितीय भूगोल मैथमेटिकल ज्योग्राफी, पार्थिव संपूर्णता टेरेस्ट्रियल होल और भू दृश्य भूमि या लैंडस्केप। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पार्थिव संपूर्णता। तो ये आपका उत्तर सही हो गया। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि लिस्ट को मैच करना है, तो लिस्ट में क्या मैच करना है कि सूची एक दी हुई है जिसमें लेखक के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनके ग्रंथों के नाम या उनकी बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तो आपका जो पी गोल्ड है वो किससे जुड़े हुए हैं? पी गोल्ड आपके जुड़े हुए हैं किससे? पी गोल्ड जुड़े हुए हैं मेंटल मैप से, ठीक है। पी गोल्ड आपके मेंटल मैप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो पी हैगेट हैं उन्होंने बुक लिखी है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, और ई सैम्पल या एलन चर्चिल सैम्पल ने कौन सी किताब लिखी है? इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। और इसी तरह से हंटिंगटन महोदय ने मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक किताब लिखी। तो इस तरह से आपका जो उत्तर सही हो गया वो आपका सही होगा A1, B4, C2, D3। तो आप इसको इंग्लिश वर्जन भी आप ऊपर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ कि ग्रिफिथ टेलर के निम्नलिखित क्लाइमोग्राफ में 4 जलवायु प्रदेशों को क्रमशः 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। आरेख के नीचे दिए गए क्रम से उन्हें पहचानना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ जो इसका वाई एक्सिस है उसमें वेट बल्ब टेम्परेचर इन फॉरेन डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इन फॉरेनहाइट दिया हुआ है, और जो एक्स एक्सिस है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है परसेंटेज में। तो 1, 2, 3, 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको बताना है। तो जो ए है वो आपका प्रेजेंट कर रहा है क्या? स्कॉर्चिंग। उसके अलावा जो बी है वो आपका मग्गी, और जो सी है तीसरा पार्ट है वो आपका कीन, और जो चौथा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो आपका रॉ। अब इनकी विशेषता क्या होती है स्कॉर्चिंग की, मग्गी की, कीन की, इसको आपको कंफर्म कर लेना है और रिवाइज कर लेना है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आपको बताना है कि दिए हुए चित्र जिसमें डब्ल्यू पेंक ने अपर्दन चक्र का वक्र प्रदर्शित किया है निम्नलिखित लक्षणों में से किसको दर्शाता है? So the question is the given diagram indicates the curve of W Penck cycle of erosion shows which of the following features? ऑप्शन दिए हुए हैं ए की स्थिति में केवल उत्थान को, बी ए स्थिति में बी की अपेक्षा निम्न उत्थान दर को, बी स्थिति की में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्थान को, ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन को। तो इसमें देखिए दो कर्व दिया हुआ है, एक जो है दिया हुआ अपर कर्व और दूसरा दिया हुआ है लोअर कर्व, और वाई एक्सिस में दिया हुआ है हाइट और एक्स एक्सिस में आपका टाइम दिया हुआ है। तो जो आपका क्या किया है पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, मतलब कि इसमें जो चारों कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन से कथन सही हैं। तो आपका जो
3 नंबर कथन है वो आपका सही है। कौन सा कथन सही है कि बी स्थिति में अपर्दन की अपेक्षा अधिक उत्पादन को, ठीक है, आपका जो बी ऑप्शन है वो आपको है। और उसके अलावा आपका जो 3 नंबर ऑप्शन सही है और उसके अलावा 4 नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर क्या कहता है कि ई स्थिति में डी की अपेक्षा उच्च अपर्दन को, तो आपका ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, फिर आपको क्या करना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सही कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में हिमालय की प्रादेशिक विभाग दिए हुए हैं तथा सूची 2 में सीमाबद्ध करने वाली नदियां दी हुई हैं। मतलब कि एक लिस्ट में रीजनल डिविजन्स ऑफ हिमालयाज दिया हुआ है तथा दूसरी लिस्ट में बाउंडिंग रिवर्स दिया हुआ है। तो कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है वो आपको बताना है। तो कुमायूं हिमालय आप सामने देख लीजिए किससे है, तो वो है आपका सतलज और काली के मध्य में, मतलब 4 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। इसी तरह से जो नेपाल हिमालय है वो आपका स्थित है काली और तीस्ता के मध्य में। इसी तरह से पंजाब हिमालय जो है वो आपका सिंधु और सतलज के बीच में है। और जो असम हिमालय है वो आपका तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। तो आपका जो सही आंसर होगा, इसको आप प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ए का 4, बी का 2, सी का 1 व डी का आपका 3। तो आपका सही उत्तर हो गया। अगला जो है प्रश्न दिया है, एक तरफ कथन दिया तथा कारण दिया हुआ है। तो कथन में दिया हुआ कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं उत्पादन के आदर्श राज्य हैं। तो ये सही बात है। और कारण दिया हुआ कि इन राज्यों में अपवाहित उर्वर मृदा, बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा जैसी भौगोलिक दशाएं हैं। तो आइए इसका इंग्लिश वर्जन भी हम लोग देख लेते हैं। द assertion is Punjab, Haryana and Uttar Pradesh are ideal wheat producing states of India. Regions दिया हुआ है geographical conditions like well drained fertile soil, 10 degree to 15 degree centigrade temperature at the showing time and about 75 centimeter rainfall occurs in these states. तो आपका मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो पहला नंबर है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 28 नंबर प्रश्न कि योजना आयोग तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी मतलब एनआरएसए, जिसका अभी वर्तमान में एनआरएससी हो गया है, ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। इंग्लिश वर्जन है कि द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17। सो द करेक्ट आंसर इज 15 या 15। अब आपको बताना है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। दूसरा आपको बताना है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये दो प्रश्न आपको यहाँ पे बताने हैं क्योंकि आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता 2011 के अनुसार में न्यूनतम अंतर था। द लोवेस्ट गैप बिटवीन इन मेल एंड फीमेल लिटरेसी 2011 वाज इन। ऑप्शंस आर मेघालय में, मिजोरम में, केरल में, नागालैंड में। सो द करेक्ट आंसर इज मेघालय। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया हुआ कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में राज्य दिए हुए तथा दूसरी सूची में उस राज्य में रहने वाली जनजातियां दी हुई हैं। तो गुजरात में कौन सी जनजाति रहती है, तो गुजरात में आपकी कौन सी जनजाति है, वो आपकी हो गई कौन सी, भील, ठीक है, आपका चौथा नंबर ऑप्शन हो गया। उसके अलावा आपका मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति है, तो मध्य प्रदेश में आपकी जो जनजाति है वो है गोंड। नागालैंड में कौन सी आपकी जनजाति है, नागालैंड में आपकी है मिकिर। और जो उड़ीसा है उसमें कौन सी है, खोंड। तो आपका जो सही उत्तर हो गया वो A4, B1, C2, D3। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। Which one of the following groups represent the correct sequence of mountain peaks of Rajasthan in descending order of their heights? ऑप्शन दिए हुए हैं टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाखर। दूसरा ऑप्शन है खो, टाटगढ़, रोजा, भाखरी, बिलाली। तीसरा ऑप्शन है बिलाली, खो, टाटगढ़, रोजा, भाखर। और चौथा ऑप्शन है रोजा, भाखर, बिलाली, टाटगढ़, खो। सो द करेक्ट आंसर इज टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाखर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 32 नंबर प्रश्न
कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेश के हिस्सा है? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। स्ट्रक्चरली द फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान फॉर्म पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ रीजन ऑफ इंडिया? ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तरी वृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार, नदर्न ग्रेट प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहद मैदान, नदर्न माउंटेन रीजन, नदर्न ग्रेट प्लेन्स। तीसरा ऑप्शन है तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार, कोस्टल प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो चौथा ऑप्शन है वह प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नदर्न माउंटेन रीजन। सो द करेक्ट आंसर इज उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार, नॉर्थ नदर्न ग्रेट प्लेन एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? Which one of the following climatic regions proposed by Köppen is not correctly matched in Rajasthan? ऑप्शन दिए हुए AW दक्षिण राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क राजस्थान, BSHW अर्ध शुष्क राजस्थान। तो आपका जो एक नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये आपका सही है। लेकिन जो CWG है ये उत्तरी राजस्थान में नहीं पाया जाता। CWG जो है वो नॉर्थ गंगा प्लेन के में पाया जाता है। तो CWG राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? आप हाँ और ना में उत्तर मुझे बताइएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया 34 नंबर प्रश्न, इस सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ मिट्टियों के प्रकार दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स दिए हुए हैं तथा इनका वितरण कहाँ पर दिया हुआ है, किन जिलों में है, उसका विवरण सूची 2 में दिया हुआ है। तो एरिडी सॉल्स जो है वो कहाँ पे है, राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? वो है आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। तो ए का आपका हो गया 3। फिर उसके बाद इंसेप्टिसॉल्स आपका दिया हुआ, इंसेप्टिसॉल्स आपका है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। इसी तरह से आपका वर्टिसॉल्स जो है वो आपका है किससे, हाँ जो आपका, हाँ एक मिनट आप इसको ध्यान से देखिएगा कि एरिडीसॉल्स जो है वो आपका है चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर। और इंसेप्टिसॉल्स जो है वो पाली, सिरोही, राजसमंद और भीलवाड़ा है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। और वर्टिसॉल्स जो है वो आपका है झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी। तथा अल्फीसॉल्स जो है वो राजस्थान, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया है वो आपका हो गया ए नंबर, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के शुष्क सागवन के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले हैं। द प्लांटिंग ऑफ ड्राई टी ट्रीज इन राजस्थान द मोस्ट सुटेबल डिस्ट्रिक्ट्स आर। ऑप्शन दिए हुए बाड़मेर, बीकानेर, श्रीनगर। दूसरा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तीसरा है झालावाड़, बूंदी, कोटा। चौथा है भरतपुर, अजमेर, राजस्थान, जयपुर। सो द करेक्ट आंसर इज डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना तथा सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में मिनरल्स दिए हुए हैं या खनिज दिए हुए हैं तथा सूची 2 में खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, माइनिंग एरियाज दिए हुए हैं। तो पन्ना जो है आपका किस क्षेत्र में है या किस खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो पन्ना आपका जुड़ा हुआ है ए से, मतलब कि टिक्की और गढ़बोर से। तो एक का आप 3 मिला देंगे। उसके बाद तांबड़ा जो है वो आपका जुड़ा हुआ है राजमहल, बागेश्वर से। मैग्नीज जो है वो लीलावानी, काला खूंटा से। वह तांबा जो है कोल्हन, भगोनी से, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए आप राजस्थान ज्योग्राफी स्पेशल इसमें काफी ज्यादा पूछा गया है। तो एक तरफ सूची 1 में राजस्थान के क्षेत्र दिए हुए हैं तथा सूची 2 में गाय की नस्लें दी हुई हैं। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में आपकी राठी नस्ल पाई जाती है। इसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में आपकी कांकरेज पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में थार पारकर पाई जाती है तथा दक्षिणी पूर्वी मध्य राजस्थान में आपकी गिर पाई जाती है। तो आपका जो है सही आंसर हो गया A1, B2, C3, D4। अगला जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 38 कि राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग
जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना तथा पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। द नेशनल हाईवे ऑफ राजस्थान विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर एंड द गोल्डन क्वाड्रेंट प्रोजेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज राष्ट्रीय राजमार्ग 76 NH 76। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, आपको चयन करना है। तो एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं दी हुई हैं तथा उनसे जुड़े हुए जिले दिए हुए हैं। तो लहासी जिला से जुड़ा हुआ कौन सा 12, तो ये आपका सही है। ताकली जो है कोटा से नहीं जुड़ा हुआ है। चाकन सवाई माधोपुर से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट पता करना। तो लहासी तो आपका 12 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और जो ताकली है वो आपका कोटा से जुड़ा हुआ है एग्जैक्टली। चाकन सवाई माधोपुर से नहीं जुड़ा हुआ है। इंदिरा लिफ्ट बूंदी से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आपके जो शुरुआत के 1 और 2 हैं वो आपके करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, अगला जो आपसे पूछा गया है प्रश्न 40 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण द्वारा प्राप्त प्रदत्तों की व्याख्या सर्वाधिक कठिन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यील्ड डेटा आर मोस्ट डिफिकल्ट टू बी इंटरप्रेटेड। ऑप्शन दिए हुए प्रश्नावली, क्वेश्चनियर्स, निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल्स, समाज मिति सोशियोमेट्री और साक्षात्कार इंटरव्यू। सो द करेक्ट आंसर इज साक्षात्कार या इंटरव्यू। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 41 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो नहीं है कथन सही है कि सही है, ये आपसे बहुत बार कंफ्यूज होता है क्योंकि आप जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ जाते हैं और उसके बाद गलत उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो क्लियरली आपको प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना है। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कि स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसको पूरी तरह से आप दिमाग में बिठा लीजिए। इस तरह से जब बहुविकल्पीय प्रश्न आप भरते हैं OMR शीट पे तो आपसे कई बार गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों की वजह से आपका जो है सफलता मिलने से आप वंचित रह जाते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और कई बार प्रैक्टिस करना है। तो दिया हुआ कि शोध से तात्पर्य कुछ नया खोजने से है। द रिसर्च रिफर्स टू फाइंडिंग समथिंग न्यू। तो आपका करेक्ट है, सही है। दूसरा दिया हुआ कि सामाजिक समस्याओं के अंतिम समाधान का संकल्पन कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट टू कॉन्सेप्चुअलाइज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो ये उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, उतना सही नहीं है। तीसरा दिया हुआ है कि शोध का लक्ष्य समस्या का अस्थायी समाधान खोजना है। रिसर्च रिफर्स द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो रिसर्च का क्या, कोई कभी एंडिंग तो होता नहीं है, वो लगातार कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो अस्थायी समाधान कहना उतना सही नहीं है। अगला जो है दिया हुआ कि शोध का लक्ष्य समस्या का तात्कालिक समाधान खोजना है। रिसर्च रिफर्स द टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। टेंटेटिव नहीं है, ये भी आपका उतना सही नहीं है। तो आपका जो सही है, एग्जैक्टली सही है, वो है कि शोध से तात्पर्य कुछ नया खोजने से है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 42 कि संबंधित साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के चयन में सहायक होती है। क्वेश्चन है कि द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम बिकॉज, क्योंकि यह विभिन्न शोध कार्यों में संगतियों की पहचान में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कंसिस्टेंसीज अमंग द फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस रिसर्चेज। दूसरा दिया हुआ है कि यह विभिन्न शोध कार्यों में विसंगतियों की पहचान में सहायक होता है। इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग इनकंसिस्टेंसीज अमंग द फाइंडिंग्स ऑफ वेरियस रिसर्चेज। और जो तीसरा ऑप्शन है कि यह शोध के अनछुए क्षेत्रों से पहचान में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप्स। और जो चौथा विकल्प दिया हुआ है, चौथा जो कथन दिया हुआ है कि यह पुनरावृत्ति से बचने में सहायक होता है। तो इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग रिपीटिशन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें पूछा गया कि आपका सही कौन सा है। तो आपके जो चारों विकल्प हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, तो आप ये जो है चारों आपके सही हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया 43 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से शोध के चरणों का सही क्रम कौन सा है। तो आप देखिए कि यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे फर्स्ट पेपर में पूछे गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ रिसर्च। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं समस्या चयन, प्रदत्त विश्लेषण, परिकल्पना, निष्कर्ष, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डेटा एनालिसिस, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन। दूसरा विकल्प है कि परिकल्पना, प्रदत्त
प्रदत्त संकलन, प्रतिदर्शन, निष्कर्ष तथा प्रदत्त विश्लेषण, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, सैंपलिंग, कंक्लूजन, डेटा एनालिसिस। तीसरा दिया हुआ समाधान विषयक चिंतन, थिंकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, उपकरण चयन, सिलेक्शन ऑफ टूल्स, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, प्रदत्त संकलन, डेटा कलेक्शन एंड प्रदत्त विश्लेषण मतलब डेटा एनालिसिस। तो आपका जो ये हो गया। और जो चौथा है वो आपका करेक्ट सीक्वेंस है, क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद परिकल्पना आप बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं जो भी आप रिव्यू किए होते हैं डेटा का, जो भी रिसर्च का, उसके बाद आपका होता है प्रदत्त संकलन या डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस करते हैं मतलब कि प्रदत्त विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो यही जो आपका जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले समस्या का चयन, फिर परिकल्पना, फिर प्रदत्त संकलन, फिर प्रदत्त विश्लेषण और निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 44 है जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि समस्या चयन में शोधकर्ता को निर्णित करना चाहिए। देखिए हिंदी की जो टर्मिनोलॉजी प्रश्न पत्रों में पूछी जाती है वो जटिल रहती है, इसलिए इंग्लिश वर्जन में कम से कम क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि फाइनली जितने भी प्रश्न पत्र होते हैं उनमें इंग्लिश वर्जन ही मान्य होता है। तो इसलिए आपको गलती नहीं करना है और पूरी तरह से तैयार रहना है कि प्रश्न को हिंदी में पढ़ने के साथ साथ जहां भी कंफ्यूजन हो उसको इंग्लिश वर्जन में जरूर पढ़ें। तो इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द रिसर्चर शुड डिसाइड, ऑप्शन दिए हुए हैं शीर्षक तथा चर, द टाइटल एंड वेरिएबल्स, उद्देश्य द ऑब्जेक्टिव्स, चर शीर्षक तथा उद्देश्य द वेरिएबल्स टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव, और शीर्षक। तो आपका जो समस्या चयन में शोधकर्ता को करना होता है वो क्या है, आपका चयन, शीर्षक तथा उद्देश्य। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है कि प्रोबेबिलिटी इज नोन एज मतलब संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं विमृष्ट प्रतिचयन। अब विमृष्ट क्या होता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन अगर इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे डेलिब्रेटेड सैंपलिंग तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ कि व्यवस्थित प्रतिचयन मतलब सिस्टमैटिक सैंपलिंग, तीसरा है स्तरीकृत प्रतिचयन या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, और चौथा है सहज यादृच्छिक प्रतिचयन या सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका ये सही हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो 25 प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए ये काफी उपयोगी होंगे आपके आगामी जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो या पीजीटी के किसी भी राज्य के एग्जाम हो, या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या यूपी पीजीटी कहीं से भी हो, आपके काम आने वाले हैं। तो अगले प्रश्न में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 46 से लेकर आगे तक की ओर। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नए वीडियो जो भी अपलोड हो रहे हैं उनका आपको लगातार अपडेट मिलता रहे। अगर आप नए हैं और भी आपके जो साथी हैं उनको भी आप इस चैनल का लिंक शेयर करिए, जिससे कि उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद।